Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 22nd July 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसे डिस्कस करेंगे। Then we'll talk about ISRO's space missions, followed by OBC reservation in local body elections, and then tele law service. ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। हमारा आज का पहला टॉपिक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये टॉपिक इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम से, जब से लास्ट हमारा बजट आया है, तब ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी तब से ही न्यूज़ में है। Now, RBI, Reserve Bank of India, is basically in the process of implementing the CBDC in a phased manner. और फेज्ड मैनर में जो होलसेल और रिटेल सेगमेंट्स हैं, यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। Therefore, it is important for us to know some of the important features about the central bank digital currency. क्योंकि आरबीआई ऑलरेडी इस प्रोसेस में है कि बहुत जल्द सीबीडीसी को फेज्ड मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसकी शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले स्टेटस जान लेते हैं। इंडिया में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का क्या स्टेटस है। जैसा कि अभी हमने बात की, हमारा जो लास्ट यूनियन बजट था 2022 एंड 23, इस बजट में सीबीडीसी अनाउंस किया गया था। This entire concept of central bank digital currency, this was announced in our last budget. जिसके बाद आरबीआई एक्ट 1934, इसके कुछ रेलेवेंट सेक्शंस में अमेंडमेंट की गई थी, एंड ऑल्सो देयर वाज द पैसेज ऑफ फाइनेंस बिल 2022। नाउ इस बिल की वजह से आरबीआई इस सीबीडीसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को कंडक्ट कर सकता है, एक पायलट और सब्सिक्वेंटली इशू कर सकता है। सो कुछ चीज़ें क्लियर कीजिए। एक तो ये पता होना चाहिए आपको कि अमेंडमेंट की है आरबीआई एक्ट 1934 में, एंड फिर फाइनेंस बिल पास किया गया 2022 में, जिसकी वजह से ही आरबीआई इस पूरे सीबीडीसी को एज अ पायलट और एक सब्सिक्वेंट इशुएंस की जैसे कंडक्ट कर सकती है। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, आरबीआई एक्ट 1934 एंड फाइनेंस बिल 2022. So, what is the central bank digital currency? याद रखिए, ये एक लीगल टेंडर है और यहाँ पे सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी है, और ये जो लायबिलिटी है ये डिजिटल फॉर्म में आपको मिलेगी, और इसको जो हमारी सॉवरेन करेंसी है इसकी फॉर्म में डिनोमिनेट किया जाएगा। एंड इसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो हमारे सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होंगी, अपीयर होंगी। अब अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, सीबीडीसी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है, इसे लेकर आरबीआई की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रही थी दैट दीज आर वेरी डिजास्ट्रस फॉर एनी कंट्रीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और एक बड़ी स्टेटमेंट जो आरबीआई की तरफ से आई थी वो ये थी कि इसके पीछे कोई लायबल नहीं है, कोई एसेट नहीं है जिसके साथ आपको ये क्रिप्टो करेंसी मिल रही है। अब इस डिजिटल करेंसी आरबीआई ने लॉन्च की। अब बेसिकली यहाँ पे किसकी लायबिलिटी हो गई? सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी हो गई। हमारे केस में आरबीआई की लायबिलिटी है, और ये हमारी जो सॉवरेन करेंसी है इसमें डिनोमिनेट की जाएगी। सो वी कैन से इट इज बेसिकली द डिजिटल फॉर्म ऑफ आवर सॉवरेन करेंसी, एंड देयरफॉर इट इज अ लीगल टेंडर, और ये हमारे आरबीआई की बैलेंस शीट में अपीयर भी होगा। सो जस्ट लाइक आवर फिएट करेंसी, ये भी एक्सचेंजेबल है, from one to the one with in terms of the fiat currency. It is only a different form. ये हमारी जो नॉर्मल करेंसी चल रही है फिएट करेंसी, ये उसका डिजिटल फॉर्म है। इट इज एक्सचेंजेबल. It can be converted or exchanged at par with the similarly denominated cash. अगर हमारे बैंक में कोई कैश डिपॉजिटेड है, लेट्स से 2000 रुपीज कैश है, तो सिमिलरली वो 2000 रुपीज का डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा. It is convertible and exchanged at par
विद द सिमिलर डिनोमिनेटेड कैश, जो भी हमारे सेंट्रल बैंक डिपॉजिट्स में प्रेजेंट हैं। आप इनको ट्रांजैक्ट कर सकते हैं यूजिंग वॉलेट्स, लेकिन यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होगी दैट विल बी ब्लॉकचेन, एंड जो कि क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी है, इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए सेंट्रल बैंक इसे रेगुलेट करेगा। नाउ अब इससे होगा क्या, देखिए अब सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से आप डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं, आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। आपको किसी भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी बैंक की ज़रूरत नहीं है। आप इससे डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इट इज़ अ डिजिटल करेंसी। फिर यहाँ पे एक और चीज़ आता है दैट जब सीबीडीसी की हम बात करते हैं, इट इज़ सॉवरेन बैक्ड डिजिटल करेंसी। एक वर्ड आपके माइंड में बस जाना चाहिए, ये सॉवरेन बैक्ड डिजिटल करेंसी है। ये एक वर्चुअल करेंसी है, लेकिन आप इसे प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्रिप्टो करेंसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, जो कि पिछले लास्ट डिकेड में काफ़ी ज़्यादा हाइप में आए हैं। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि जो प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज हैं, दे डू नॉट रिप्रेजेंट एनी पर्सन्स डेट और लायबिलिटी, बिकॉज देयर इज नो इशूअर टू दैट। लेकिन सीबीडीसी के केस में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के केस में, इशूअर कौन है? दी सेंट्रल बैंक। तो लायबल कौन है? सेंट्रल बैंक। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं दैट सीबीडीसी इज अ सॉवरेन बैंक डिजिटल करेंसी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करेगा, लेकिन कहीं से भी प्राइवेट वर्चुअल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी जैसा ये नहीं है। यहाँ पे सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी है, ये सॉवरेन डिजिटल करेंसी है। इससे बेनिफिट्स क्या होंगे? देखिए, इससे जो करेंसी मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, रियल टाइम पेमेंट्स हो पाएंगी, कोई इंटर बैंक सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ओवरऑल अगर आप देखो कि कॉस्ट करेंसी, जो करेंसी मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई, रियल टाइम पेमेंट्स हो रही है, कोई इंटर बैंक सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ओवरऑल हमारी ट्रांजैक्शंस की जो एफिशिएंसी है वो यहाँ पे इंक्रीज होगी। इससे फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन भी स्पीड अप होगा बिटवीन द कंट्रीज जो कि सीबीडीसी को अडॉप्ट करते हैं, तो उनके बीच में फॉरेन ट्रेड जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत इजीली हो पाएंगी। अब यहाँ पे जो डॉलर रुपी ट्रांजैक्शंस हैं, जो इसका रिस्क है, दी टाइम जोन डिफरेंस, इस ट्रांजैक्शन में वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा। जैसे ही कंट्री ने सीबीडीसी को अडॉप्ट कर लिया, रियल टाइम में आपके पास जो ट्रांजैक्शंस हैं वो होंगी, ये टाइम जोन का डिफरेंस, ये बैंक की ज़रूरत, इंटर बैंक सेटलमेंट, ये सब खत्म हो जाएगा। एक और चीज़ अगर हम देखें तो इंडिया में देर इज़ वेरी हाई करेंसी टू जीडीपी रेशियो, एंड इससे अगर हम सीबीडीसी इंट्रोड्यूस करते हैं तो बहुत बड़े एक्सटेंड में जो कैश है उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं विद सीबीडीसी। तो ये जो कैश का यूजेज है इंडिया में, हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं, एंड दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द यूज ऑफ द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और बेनिफिट्स अगर हम देखें तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। करेंसी को आप प्रिंट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, उस पेपर को स्टोर करेंगे, वो सब रिड्यूस हो जाएगा। इससे इवन हमारे जो पेमेंट सिस्टम है, ये इट विल बी मोर चीपर, इट विल बी मोर रियल टाइम, एंड पेमेंट सिस्टम का कह लो कि ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। एंड इट इज़ बेसिकली कंसीवेबल फॉर एन इंडियन एक्सपोर्टर टू बी पेड ऑन रियल टाइम बेसिस, किसी इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीबीडीसी को अडॉप्ट करते ही हमारी बैंकिंग सिस्टम के ऊपर भी असर पड़ेगा। जो ट्रांजैक्शन डिमांड है, जो उसका उसमें रिडक्शन होगी, बैंक डिपॉजिट्स में जो ट्रांजैक्शन डिमांड है वो रिड्यूस होगा, जो डेली बेसिस पे जो लिक्विडिटी है, जो ट्रांजैक्शंस के सेटलमेंट्स हैं वो रिड्यूस होंगी, एंड नाउ दिस कुड शिफ्ट अवे फ्रॉम बैंक डिपॉजिट्स एज वेल। इसके अलावा वी शुड ऑल्सो नो कि ग्लोबली क्या पोजीशन है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर। तो अभी कुछ टाइम में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ का ये जो सीबीडीसी है इसे लेकर इंटरेस्ट रेज हो रहा है। ऑलमोस्ट द 80% ऑफ ऑल द सेंट्रल बैंक्स जो कि इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि किस तरह इशू कर सकते हैं, एंड दे आर रिसर्चिंग अबाउट इट। सो द थिंग द बैकग्राउंड वर्क इज गोइंग ऑन। ऐसे कंट्रीज जहाँ पे डिजिटल फास्ट पेमेंट सिस्टम नहीं है,
दे बेसिकली सी कि सीबीडीसी कैन बी द वे जिससे कि वो अपने डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं, एंड दिस विल फोर्स द सेंट्रल बैंक्स कि वो अपने डिजिटल इनोवेशन लेकर आएँ। जहाँ पे फिनटेक्स जो हैं और जो बैंक्स हैं, दे हैव फेल्ड टू प्रमोट इट, बट नाउ सेंट्रल बैंक कैन कैटलाइज डिजिटल इनोवेशन। ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो पब्लिक होल्डिंग ऑफ कैश है वो बहुत रैपिडली डिक्लाइन कर रहा है। तो वहाँ पे तो बहुत आराम से सीबीडीसी को आप एज़ एन अल्टरनेटिव देख सकते हैं टू द कैश। Developing countries, they basically see CBDC as the way to bank the unbanked. मतलब देखो, जो CBDC है ये डायरेक्टली सेंट्रल बैंक इशू करेगा. So unlike any other digital money, this can be used by citizens who don't have bank accounts as well. सो दिस इज इवन रेलिवेंट इन कंट्रीज लाइक इंडिया, बिकॉज हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें काफ़ी शार्प इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है, बट स्टिल दे आर 20% हु डोंट हैव बैंक अकाउंट, तो उनका भी यहाँ पे फायदा हो जाएगा. सो इट इज़ अ वे टू बैंक टू दी अनबैंक्ड बेसिकली. अब इसे लेकर कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं. अब जैसे कि जब हम सीबीडीसी की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, सो दोज कंट्रीज आर लुकिंग टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीडीसी, ईदर दे डोंट हैव डिजिटल पेमेंट सिस्टम, या फिर वहाँ पे फिनटेक कंपनीज जो हैं वो रेगुलेटरी रेल्स के आउटसाइड हैं. इंडिया की अगर हम बात करें, सो वी ऑलरेडी हैव अ फास्ट पेमेंट सिस्टम जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है. सो वी डू नॉट नीड टू इशू सीबीडीसी जस्ट टू ऑब्टेन दोज बेनिफिट्स, क्योंकि वी हैव द फास्ट पेमेंट सिस्टम. दिस इज व्हाट क्रिटिसिज्म ऑफ दिस इज. आपको ये एस्पेक्ट भी पता होना चाहिए. अब क्योंकि जब हम यूपीआई की बात करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसे बिल्ड किया गया था, एंड दिस वाज डन ऑन द सुपरविजन ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर रेगुलेटर. सो अब जब हम सीबीडीसी इशू करेंगे, सो वी कैन सी दैट वी आर रिगेनिंग द कंट्रोल, बट हाउएवर वी डिड नॉट लॉस्ट इट इन द फर्स्ट प्लेस ओनली. तो ये एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है. आज 80% अडल्ट इंडियंस के पास बैंक अकाउंट है, लेकिन जब हम सीबीडीसी इशू करने की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि कुछ ऐसे भी हैं हु डोंट हैव बैंक अकाउंट. सो वी नीड टू इंश्योर दैट जिनके पास बैंक अकाउंट है वो एक्चुअली उसे यूज़ करें. अब इंडिया में 500 मिलियन बैंक अकाउंट्स हैं, एंड नो मोर देन ओनली 35% ऑफ दीज आर एक्टिव. तो इसका मतलब कि यूपीआई की सक्सेस तो हुई, बट स्टिल इट हैज़ टू कवर 65% ऑफ द एड्रेसेबल मार्केट. अब क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ये जो हम न्यू डिजिटल करेंसी रोल आउट करेंगे, दिस कैन टू कवर दोज आउटसाइड द बैंकिंग सिस्टम. इससे बेहतर ये होगा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम उन्हें यूज़ करके ऐसे बैंक अकाउंट्स जो कि ऑलरेडी खुले हुए हैं उनके यूज़ को और एक्टिव बनाएं. एंड फिर यहीं से कुछ इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज भी आ जाते हैं. अब फियर ये है कि अगर कोई राइट पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं आएगा तो क्या हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसके ऊपर ऐसा क्या इम्पैक्ट होगा, क्या ये हमारे बैंकिंग सिस्टम को वीकन कर सकता है इन लॉन्ग रन, बिकॉज दिस विल डिनाई देम टू एक्सेस टू डिपॉजिट्स एंड रेवेन्यू. तो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर क्या असर होगा, दैट इज़ एन इशू. फिर साइबर सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से भी एक बड़ा थ्रेट यहाँ पे पोज होता है. देन ऐसे कंट्रीज जहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी लो है, वहाँ पे डिजिटल फॉर्म ऑफ पेमेंट के ऊपर डिपेंडेंस होना, इससे फ्रॉड और फाइनेंशियल क्राइम्स का जो रेट है वो बढ़ सकता है. तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और लिटरेसी के ऊपर भी काम करना होगा. ऑल्सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम एक वर्चुअल करेंसी लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे केस में जो इंटरनेट कनेक्शन है इसकी पेनिट्रेशन को बढ़ाना होगा, ताकि हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट हो, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हो, तभी जो वर्चुअल करेंसी है वो सही मायने में हम उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जीएस पेपर 3 स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट इसरोज स्पेस मिशंस. तो रिसेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ न्यू डेडलाइन सेट की हैं फॉर वेरियस मेजर मिशंस. तो उससे हमें एक आइडिया मिल रहा है, एक टाइमलाइन मिल रही है कि इसरो कौन कौन से मिशंस के ऊपर काम कर रहा है. सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू कवर द एस्पेक्ट्स ऑफ इसरोज मिशंस एज वेल. तो ये कुछ एक प्रोजेक्ट्स की एक पाइपलाइन की फॉर्म में काफ़ी अच्छा ये डिपेक्ट किया गया था. इस पाइपलाइन को बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि एक एक करके वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं
जिनके ऊपर इसरो काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट सोलर मिशन है और जो थर्ड लूनर मिशन है, दिस विल टेक प्लेस इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में आप सोलर मिशन भी देख पाएंगे और हमारा जो थर्ड लूनर मिशन है वो भी यहाँ पे ऑलरेडी है। देन एक्सपोसैट, ये एक साइंटिफिक मिशन है जिसे नेक्स्ट ईयर के लिए शेड्यूल किया गया है। ये बेसिकली इंडिया का सेकेंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी होगी जो कि हम स्पेस में भेजेंगे आफ्टर एस्ट्रोसैट। तो इससे पहले एस्ट्रोसैट आया था, अब हम भेजेंगे एक्सपोसैट विच विल बी द सेकेंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन द स्पेस। इससे बेसिकली हम जो कॉस्मिक एक्सरेज हैं उनको स्टडी कर पाएंगे। देन इसरो का गगनयान मिशन जो है वो इसी साल के एंड तक शेड्यूल किया गया है। दिस विल बी द फर्स्ट अबाउट द डेमोन्स्ट्रेशन मिशन। ये एक अबॉर्ट मिशन है, इट इज मेंट टू टेस्ट द सिस्टम एंड दिस विल हेल्प द क्रू टू एस्केप फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट मिड फ्लाइट इन केस ऑफ फेलियर। तो ये एक तरह का अबॉर्ट मिशन है। इसरो ऑलरेडी एक पैड अबॉर्ट टेस्ट कंडक्ट कर चुका है जहाँ पे क्रू एस्केप कर सकता है स्पेसक्राफ्ट में इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी एट द लॉन्च पैड। वो 2018 में टेस्ट हुआ था। अब जब हमारे पास स्पेसक्राफ्ट मिड फ्लाइट में होगा, उस केस में कुछ फेलियर हो गया तो ऐसे केस में क्रू कैसे एस्केप कर सकता है? सो दिस इज द अबॉर्ट मिशन। जो गगनयान का एस्केप सिस्टम है उसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है दैट इट हैज़ दिस 5 क्विक एक्टिंग सॉलिड फ्यूल मोटर्स, जिसका जो बर्न रेट प्रोपल्शन सिस्टम है वो काफ़ी हाई है, तो इट मेंटेन्स स्टेबिलिटी। जो क्रू एस्केप सिस्टम है ये क्रू मॉड्यूल से सेपरेट हो जाएगा बाय फायरिंग एक्सप्लोसिव यूनिट्स, तो उसके थ्रू ये उससे सेपरेट हो जाएगा। इसरो इसके अलावा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट करने वाला है। दिस विल बी इन 2024 के अंदर हमें ये एक्सपेरिमेंट मिल सकता है। स्पेस डॉकिंग क्या होता है? सी, दिस इज द प्रोसेस जिसके अंदर जो दो डिफरेंट स्पेस क्राफ्ट जो कि सेपरेटली लॉन्च किए गए थे इनको ज्वाइन किया जाता है। दिस इज मेनली यूज्ड टू सेटअप अ मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन। तो स्पेस स्टेशन को सेटअप करने के लिए अगर डॉकिंग की जाती है ऑफ टू डिफरेंटली सेपरेटेड स्पेस क्राफ्ट। देन वी हैव आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन में आप एक इंडियन स्पेसक्राफ्ट को देखेंगे विच विल गो लाइक 1.5 मिलियन किलोमीटर्स अवे एंड दिस विल गो टू L1, लैग्रेंजियन पॉइंट बिटवीन सन एंड अर्थ। ये हमने थोड़े दिन पहले ही कवर किया था, द लैग्रेंजियन पॉइंट बिटवीन। तब हमने अर्थ और मून का कवर किया था। सो सी, हमारे पास दो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इनके बीच में 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे दोनों ही बॉडीज का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो एक दूसरे को इक्वली बैलेंस आउट कर देते हैं। मतलब आपकी जो सैटेलाइट है इसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं लग रहा होगा एंड देयरफॉर आपको कोई भी एडिशनल फ्यूल स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी टू स्टे इन दैट प्लेस। तो वो हम कह सकते हैं कि स्पेस के अंदर ये एक पार्किंग स्पॉट है। यहाँ पे दो सेलेस्टियल बॉडीज दोनों में से कोई भी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से जो आपका स्पेसक्राफ्ट है, सैटेलाइट है, उसे इफेक्ट नहीं कर रही है। दोनों ही नल एंड वॉइड हो चुके हैं, राइट। सो यहाँ पे आदित्य L1 मिशन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सन और अर्थ के बीच में L1 पॉइंट पे भेजा जाएगा। फिर चंद्रयान 3 भी आ जाता है। चंद्रयान 3 एक लैंड रोवर मिशन है। इसमें मून में सॉफ्ट लैंडिंग अचीव की जाएगी। दिस वाज प्लान्ड फॉर द सेकेंड लूनर मिशन ऑल्सो। जो लैंड रोवर है अब ये क्या करेगा कि हमारा जो ऑर्बिटर ऑलरेडी मून के आसपास है, हमने जो चंद्रयान 2 भेजा था उसकी वजह से मून का जो ऑर्बिटर है वहाँ पे ऑलरेडी ऑर्बिटर प्रेजेंट है, उसे यूज करके अर्थ के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा। ऑर्बिटर को कैलकुलेट किया गया है दैट इट हैज़ अ मिशन लाइफ ऑफ 7 years, क्योंकि वो 2019 में लॉन्च हुआ था। तो ऑर्बिटर को यूज करके कम्युनिकेशन की जाएगी। चैलेंजेस भी बहुत रहे हैं इसरो के सामने। एक तो कोविड की वजह से मिशंस जो हैं वो डिले हुए हैं। मेनली जो हमारे 3 साइंटिफिक मिशंस थे वो कोविड के टाइम पे डिले करके उनको 2023 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। 2020 से वो लगातार पोस्टपोन ही होते जा रहे हैं। तो जितनी भी स्पेस एजेंसी की एक्टिविटी थी इंक्लूडिंग ऑल द नंबर ऑफ लॉन्चेस, वो सब स्लो डाउन हो गई। 2020 और 2021 में सिर्फ 2 लॉन्चेस हुई हैं, राइट।
Then ISRO has this scientific and technological also infrastructure plus budgetary constraints as well. एंड जब भी ज़्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है टू मीट द सिविलियन और कमर्शियल नीड्स और द मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स, तो ऐसे केस में कुछ कंस्ट्रेंट्स की वजह से भी डिले हो जाता है. फिर राइट नाउ इसरो इज फेसिंग डेफिसिट इन टेक्निकल कैपेसिटी एज वेल एज इन मैन पावर. तो इससे प्रोडक्शन स्ट्रेंथ थोड़ी डिले हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. फिर फॉरेन कंपटीशन भी है, स्पेशली फॉर दी स्मॉल सैटेलाइट्स. स्मॉल सैटेलाइट्स के लॉन्च को लेकर जो मार्केट है वो लगातार एक्सपैंड हो रही है. इलॉन मस्क का यहाँ पे इन्हें रोला जाता है स्पेस एक्स फैल्कन 9. ये बहुत ही वाइडली एक बड़ा थ्रेट है इसरो के जो PSLV है, वर्क हॉर्स है टू सेंड दी स्मॉल सैटेलाइट्स इन द स्पेस. तो फॉरेन कंपटीशन भी अब बढ़ता जा रहा है. Moving ahead, our next article is important from GS paper 2 point of view, polity and governance point of view से article काफ़ी important है. It is about the OBC reservation in local body elections. ये फिर से न्यूज़ में आया है. लास्ट मंथ हमने यही सेम टॉपिक कवर किया था विद रिस्पेक्ट टू मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए OBC रिजर्वेशन आई थी. आज हम ये दोबारा आर्टिकल कवर कर रहे हैं क्योंकि अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की जो लोकल बॉडी इलेक्शंस आने वाली हैं वहां पे OBC कैटेगरी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% रिजर्वेशन अलाउ करती है. तो पिछले मंथ मध्य प्रदेश की बात थी और अब हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं. सो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी बाय द 5 मेंबर बांथिया कमीशन, उसे एक्सेप्ट किया है. एंड आफ्टर दिस दे हैव अलाउड द रिजर्वेशन फॉर OBCs इन द लोकल बॉडी इलेक्शंस, नगर पंचायत, नगर परिषद, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस. जो बांथिया कमीशन था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड किया कि OBCs को 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए इन दी लोकल बॉडीज. एंड महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने जो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला है जिसमें डोर टू डोर सर्वे किया जाता है विच इज़ मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसे क्लियर किया है फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इन दी फॉर OBCs इन दी लोकल बॉडी पोल्स. तो ये जो ट्रिपल टेस्ट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू दी OBC रिजर्वेशन इन दी लोकल बॉडी पोल्स. ऑल्सो महाराष्ट्र में जो OBCs हैं इसमें डीनोटिफाइड ट्राइब्स भी इंक्लूड होते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स भी आते हैं, एंड देन देर इज ऑल्सो दिस स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी ऑल्सो. बैकग्राउंड अगर हम यहाँ पे इसका देखें तो 1992 में, देखो आप पॉलिटी में बहुत डिटेल में पढ़ते हो, हम यहाँ पे एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि अगर आपने पॉलिटी पढ़ ली है तो आपकी रिवीजन हो जाए, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक हल्का सा एक पिक्चर मिल जाए. तो 1992 में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आती है जिसे हम कहते हैं इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि रिजर्वेशन की एक सीलिंग लिमिट तय कर दी गई विच वाज 50%, कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन किसी भी स्टेट में नहीं होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 1992 इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. फिर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिपल टेस्ट ले डाउन किया. ट्रिपल टेस्ट में क्या क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले, जब भी आप रिजर्वेशन की बात करें फॉर द इम्प्लीकेशन ऑफ बैकवर्डनेस इन द लोकल बॉडीज विद इन द स्टेट, तो ऐसे केस में आपको एक डेडिकेटेड कमीशन सेटअप करना होगा जो कि इंक्वायरी करेंगे. दे विल सी कि किस तरह की बैकवर्डनेस है, क्या इम्प्लीकेशंस हैं इसकी. तो एक सबसे पहले कमीशन बनाई जाएगी. उसके बाद जो रिकमेंडेशन जो कमीशंस देगा उससे ये देखा जाएगा कि जो OBCs हैं उनके लिए कितनी नंबर ऑफ सीट्स लोकल बॉडी में, लोकल बॉडी वाइज हर एक लोकल बॉडी के हिसाब से, क्योंकि अब देखो स्टेट लेवल पे आप पहुंच गए हो, हर एक रीजन की जो इम्प्लीकेशन है, जो नेचर ऑफ बैकवर्डनेस है वो डिफरेंट है. तो लोकल बॉडी वाइज कितनी सीट्स रिजर्व की जाएंगी इसकी रिकमेंडेशन कमीशन करेगा. एंड यू हैव टू इंश्योर अगेन कि जो रिजर्वेशन मिल रही है STs, SCs, OBCs, कुल मिलाकर ये 50% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इंदिरा सोने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट 50% सीलिंग लिमिट ऑलरेडी तय कर चुका है. जैसा कि हमने कहा, अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश को भी अलाउ किया है टू प्रोवाइड रिजर्वेशंस टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द लोकल बॉडी इलेक्शंस. अब इस मूव का सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे, देखो 2010 से ही सुप्रीम कोर्ट एम्फेसाइज कर रहा है
कि जो हम ओबीसी कोटा की बात करते हैं इलेक्शंस में, तो इसके पीछे एक एम्पेरिकल डाटा होना चाहिए। अब अनलाइक द रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विद एससीज एंड एसटीज, जब लोकल इलेक्शंस की बात आती है तो ओबीसी कोटा के पीछे प्रॉपर एम्पेरिकल डाटा होना चाहिए। देर आर 3 states जहाँ पे लोकल बॉडी इलेक्शंस had been stalled because of absence of the empirical data. महाराष्ट्र के अंदर इसको स्टॉल कर दिया गया था क्योंकि एम्पेरिकल डाटा ही नहीं देखा गया था। कर्नाटका, मध्य प्रदेश, फिर लास्ट मंथ मध्य प्रदेश डाटा प्रोवाइड किया, कमीशन की रिकमेंडेशन आई, जिसके बाद मध्य प्रदेश की ओबीसी रिजर्वेशन अप्रूव हुई। सिमिलरली फॉर महाराष्ट्र एज वेल। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी जो लोकल बॉडीज थी उनकी 5 ईयर की जो टर्म थी वो एक्सपायर हो गई थी, और यहाँ पे भी इलेक्शंस होने वाले थे। The elections were to be conducted under the provisions of the Constitution as well as the Maharashtra Municipal Corporation Act. अब देखिए चैलेंजेस क्या है। जब हम एम्पेरिकल डाटा की बात करते हैं ना, तो एम्पेरिकल डाटा डोर टू डोर सर्वे से आता है एंड इट डिड नॉट सीम वेरी फिजिबल, क्योंकि इससे कुछ जो सोसाइटल इश्यूज हैं फ्यूचर में, क्योंकि आप जब नेचर देखने के लिए जा रहे हैं तो इससे फ्यूचर में कुछ आपके सोसाइटल इश्यूज प्ले आउट हो सकते हैं। जब हम कर्नाटका गवर्नमेंट की बात करते हैं, सो वहाँ पे क्या हुआ कि जो कास्ट सेंसस का डाटा था वो लीक कर दिया गया। तो जो डोमिनेंट कम्युनिटीज थी वो क्वेश्चन कर रही थी कि ये फाइंडिंग्स तो गलत हैं, या दे वर क्वेश्चनिंग इट बेसिकली, एंड स्टेट गवर्नमेंट के मूव को अपोज किया गया फॉर मेकिंग इट पब्लिक। तो ऐसा किसी और स्टेट में भी हो सकता है, और कम्युनिटीज आपस में उनके बीच में नफरत आ सकती है। दिस कुड डिस्टर्ब द सोशल फैब्रिक ऑफ द स्टेट। तो यूनियन गवर्नमेंट के पास यहाँ पे अथॉरिटी है कि वो ये सेंसस करें, बट इट हैज ऑल्सो रिफ्यूज टू डू सो। नाउ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पता होने चाहिए। यू शुड नो कि हमारे पास जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं इसमें एसटी और एससीज को, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दी जाती है। एंड यहाँ पे आर्टिकल 73 एंड 74 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू आपकी लोकल बॉडीज को इस्टेब्लिश किया गया है, इसी में ही ये तय है कि एससीज और एसटीज को रिजर्वेशन दी जाएगी एट ऑल द 3 लेवल्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है एक म्यूनिसिपल एरिया में, उसके हिसाब से एससी और एसटी को रिजर्वेशन दी जाएगी। इसके अलावा जो चेयरपर्सन का ऑफिस है यहाँ पे भी एससी और एसटी को रिजर्वेशन दी जाती है। देन देर इज रिजर्वेशन फॉर विमेन एज वेल। इस एक्ट में ये प्रोवाइड किया गया है दैट नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स शुड बी फॉर विमेन। तो 1/3 रिजर्वेशन यहाँ पे विमेन के लिए आया है। इसमें वो भी सीट्स इंक्लूड हो जाती हैं विच आर रिजर्व्ड फॉर विमेन हु बिलोंग टू एससी एंड एसटी। तो एससी और एसटी कैटेगरी के अंदर भी विमेन रिजर्वेशन आती है, तो कुल मिलाकर 1/3 रिजर्वेशन वुमेन के लिए की जाती है। एंड देन स्टेट को ऑथराइज किया गया है टू मेक द प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। इसीलिए हम देखते हैं कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेट गवर्नमेंट सामने आती है कि हमें हमारी लोकल बॉडी इलेक्शंस में बैकवर्ड क्लासेस को इतना % रिजर्वेशन देना है। फिर 1953 में कलेलकर कमीशन सेटअप किया गया था। इन्होंने सबसे पहले बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई किया था। दीज क्लासेस आर डिफरेंट फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। सबसे पहले कालेलकर कमीशन आता है। फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है 1980 में, जिसमें एस्टिमेट किया गया था कि ओबीसी पॉपुलेशन 52% है एंड देवर 1257 कम्युनिटीज जो कि बैकवर्ड हैं। और उस टाइम पे एग्जिस्टिंग कोटा जो कि सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटीज के लिए था, उसे 22.5% से बढ़ाकर 49.5% किया गया, और इसके अंदर ओबीसीज को इंक्लूड किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 27% सीट्स यूनियन सिविल पोस्ट के अंदर रिजर्व की और सर्विसेज में रिजर्व की फॉर दी ओबीसी। ये सेक्शंस आपका जो आर्टिकल 16 है उसके तहत बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये रिजर्वेशन दी गई है। व्हेन यू विल रीड कॉन्स्टिट्यूशन आप देखते हो आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, 341, इन सब में आपके पास स्टेट को ये प्रोविजंस दिए गए हैं कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं सिटीजन्स के, उनको एम्पावर करने के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था कि वो जो क्रीमी लेयर है, जो ओबीसीज के अंदर एडवांस सेक्शंस हैं, उनको यहाँ से एक्सक्लूड करें, ताकि एक्चुअली में जिनको ज़रूरत है वहाँ तक इसका जो बेनिफिट है वो पहुँच पाए।
फिर हमारे पास 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी इसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोवाइड किया जाता है। इससे पहले ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंडर वर्क करती थी, बट देन आफ्टर 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, नाउ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. Few important points with respect to the reservation provisions in India for OBCs. Lastly, we'll talk about tele law service. So, अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अनाउंस किया है कि इस साल से जो टेली लॉ सर्विस है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा फॉर द सिटीजन्स इन आवर कंट्री. सो व्हाट इज दिस टेली लॉ सर्विस? ये वो सर्विस है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़ आती हैं, या फिर टेलीफोन सर्विसेज आते हैं, जिससे कि यू कैन कनेक्ट दी लॉयर्स टू द लिटिगेंट जिनको लीगल एडवाइस चाहिए. इसमें मतलब इफ समबडी नीड्स लीगल एडवाइस तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, टेलीफोन सर्विसेज के थ्रू जो लिटिगेंट्स हैं वो लॉयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. इसका एम है कि जो नीडी हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो डिसएडवांटेजेस सेक्शन है, उन तक लीगल एड पहुंचाई जा सके. दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स जो कि ग्राम पंचायत लेवल पे लोकेटेड हैं. सो यहाँ पे कोई भी पर्सन जिसको लीगल एडवाइस चाहिए, उनको अच्छी लीगल एडवाइस मिलती है विदाउट वेस्टिंग देयर टाइम एंड मनी. ये सर्विस फ्री है उन लोगों के लिए जो कि फ्री एड के लिए एलिजिबल होते हैं. हमारे पास यहाँ पे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट आता है 1987 के अंदर. उसके सेक्शन 12 में देयर इज एलिजिबिलिटी फॉर फ्री लीगल एड, तो उनके लिए पूरा फ्री है. इसके अलावा बाकी सब के लिए 30 रुपीज़ के नॉमिनल फी चार्जेस लगते हैं. और ये एडवाइस आपको इंडिया की 12 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में किसी भी लैंग्वेज में आप ले सकते हैं. इस टेली लॉ सर्विस में ऐसे जो लीगल मैटर्स जो आते हैं, जैसे कि डॉरी, फैमिली डिस्प्यूट, डाइवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्स अब्यूज, ईव टेजिंग, इन सब से डील करता है. इट ऑल्सो डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ विमेन, चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन. प्रॉपर्टी और लैंड राइट्स को भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. इक्वल वेज के इशू को उठा सकते हैं. मेटर्निटी बेनिफिट, प्रिवेंशन ऑफ फिटिसाइड, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, or protection of a child from sexual assault, prevention of child labor. All these things आप इनको लेकर लीगल एडवाइस ले सकते हैं. जो अरेस्ट है, एफआईआर जो है, जैसे कि किस तरह फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर करवाई जाती है, उसको लेकर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है. शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके खिलाफ कोई एट्रोसिटीज़ ना हो, ये सब कुछ इसके थ्रू मैनेज किया जाता है. सो दिस इज अबाउट द टेली लॉ सर्विस. That is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.